हेलो एंड वेलकम टू पाथ फाइंडर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं उनको अभी बता दूं, मेरा नाम किंजल चौधरी है। ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से आज के मुद्दे पे आते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है माई बॉडी इज माई ओन। तो यूएनएफपीए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट की टाइटल यदि आप देखें तो दैट इज माई बॉडी इज माई ओन। तो आज की इस क्लास की छोटी सी क्लास है पर इसकी चर्चा यही टॉपिक पर होने वाली है। तो इस टॉपिक का रिलेवेंस है GS2 सोशल इश्यूज में, तो उसको आप रिलेट कीजिएगा। काफ़ी सवाल बनते हैं मेंस के एस्पेक्ट से एंड प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से। पहला यही है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन पब्लिश करती है, दैट इज यूएनएफपीए। तो आपको ये सारे टॉपिक्स याद रखने होंगे एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए ये है क्या। ये रिपोर्ट जब बात हो रही है तो सबसे पहले तो आप देखें तो माई बॉडी इज माई ओन टाइटल है किस रिपोर्ट की, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 की, जिसको पब्लिश करती है यूएनएफपीए। तो पहली बार ये इतना वाटरशेड इवेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इसीलिए है क्योंकि पहली बार किसी यूएन रिपोर्ट ने फोकस किया है बॉडीली ऑटोनॉमी पर। तो आप अगर देखें तो सबसे पहले सवाल उठता है, ये इस रिपोर्ट का कहना है बॉडीली ऑटोनॉमी इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। पर अब सवाल उठेगा बॉडीली ऑटोनॉमी है क्या, ये है क्या चीज और ये कैसे नापी जाएगी। तो आपको अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो बॉडीली ऑटोनॉमी, जैसे तो डेफिनेशन आप यहां पे देख सकते हैं, तो बॉडीली ऑटोनॉमी है किसी व्यक्ति का उसके शरीर पर अधिकार। तो पावर भी हो, एजेंसी भी हो, यानी अपने शरीर पे जब आप अधिकार की बात कर रहे हैं तो एक तो हुई शारीरिक क्षमता। यूजुअली हर फिजिकली एबल बॉडीड पर्सन में वो शारीरिक क्षमता तो होती है, लेकिन जब हम बॉडीली ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ फिजिकली एबल्ड नहीं, जो डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स हैं उनकी भी बात करनी चाहिए। तो बॉडीली ऑटोनॉमी की बात करेंगे तो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनको भी अपने शरीर पर एकमात्र अधिकार होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एजेंसी। आप शारीरिक क्षमता तो आप में है, पर क्या आपको वो अथॉरिटी दी जा रही है? क्या आपको समाज अपने शरीर के बारे में इंपॉर्टेंट फैसले खुद लेने दे रहा है? अगर दे रहा है तो आपको बॉडीली ऑटोनॉमी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी अगर आप घर में देखें तो वहां पे महिलाओं के पास क्या अधिकार है कि उनको कितने बच्चे परिवार में चाहिए, कितने बच्चों के बीच में उम्र के क्या गैप होनी चाहिए, क्या स्पेसिंग रखनी है, क्या ये अधिकार है? और अगर विमेन को अधिकार नहीं है अपने शरीर पे इस प्रकार का, कितने बच्चे होने चाहिए, क्या स्पेसिंग चाहिए, तो उनको बॉडीली ऑटोनॉमी नहीं है। या फिर रिसेंटली महिपाल सर ने एक टॉपिक कवर किया था, मैरिटल रेप्स। तो मैरिटल रेप हो रही है तो क्या विमेन नो कह सकती हैं? मैरिटल क्या सेक्स जो एक परिवार में हो रहा है शादी के बाद, क्या वो कंसेंशुअल है या अनकंसेंशुअल है? अगर वो अनकंसेंशुअल है, भले शादी के बाद हो रहा है, तो वो भी जो सर ने कवर किया है मैरिटल रेप टॉपिक में, तो दैट इज ऑल्सो अगर आप देखें तो वायलेशन ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी। तो इसी की बात है, पूरा का पूरा रिपोर्ट इसी टॉपिक पर चर्चा कर रही है कि अपने शरीर पर आप जो डिसीजंस ले रहे हो आप खुद ले रहे हो या किसी और को अपने लिए डिसाइड करने दे रहे हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर आप खुद से अपने शरीर के साथ फैसला लोगे तो आपके खिलाफ कोई वायलेंस की तरीका अपनाया जाएगा। उस डर से कि आप किसी और को अथॉरिटी दे रहे हो, यही है बॉडीली ऑटोनॉमी। तो दोस्तों यूएनएफपीए की जल्दी से बात कर लेते हैं, प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। तो यूएनएफपीए की ये रिपोर्ट है। तो यूएनएफपीए की फ्लैगशिप रिपोर्ट का क्या नाम है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 इस साल की है। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूएनएफपीए, ये याद रखिएगा। तो आप देखें तो 1969 एक ऐसा साल था जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था। तो देखिए ये वो टाइम है जब दुनिया में पॉपुलेशन बॉम्ब की बात चल रही थी। तो कई कंट्रीज कोर्सिव मेजर्स लगाने वाली थी, वन चाइल्ड पॉलिसी जैसी चाइना की। तो यूएन जनरल असेंबली में कुछ उसी साल 1969 में आप देखो तो यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसका कहना था कि
पेरेंट्स की एकमात्र अधिकार है, यानी कि स्टेट की नहीं है, कंट्री की नहीं है, गवर्नमेंट की नहीं है, पेरेंट्स की एकमात्र अधिकार है कि उनको कितने बच्चे चाहिए और बच्चों के बीच में कितनी दूरी रखी जाए, स्पेसिंग कितनी की जाए, कितने साल का गैप हो। तो ये एकमात्र अधिकार बस माता पिता को है, बच्चों के माता पिता को है, पेरेंट्स को है। तो जब ये जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया तो उसी साल एक बॉडी का भी गठन हुआ, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, जिसको कहते हैं यूएनएफपीए। तो यूएनएफपीए क्या है? यूनाइटेड नेशन का सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है। तो यूएनएफपीए का मिशन क्या है कि दुनिया में जितनी भी प्रेगनेंसी हो रही है सब की सब वांटेड हो, अनवांटेड प्रेगनेंसीज कहीं ना हो, यानी घर घर कॉन्ट्रासेप्शन पहुंच सके, हर चाइल्ड बर्थ जो हो रही है वो सेफ हो, एंड हर यंग पर्सन तभी अपना पोटेंशियल अटेन कर सकेगा। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी वांटेड है तो ही आप बच्चे का ध्यान भी अपने क्षमताओं के अनुसार कर सकोगे। अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो बच्चों को जो लालन पोषण में जो भी सपोर्ट चाहिए वो आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हर यंग पर्सन की पोटेंशियल तभी फुलफिल होगी जब ऑल प्रेगनेंसीज जो हो रही हैं वांटेड है, नंबर 1। नंबर 2, एज अ पेरेंट आप अगर देखें तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो रही है तो आपका जो वर्किंग का जो डेमोग्राफिक विंडो की बात करते हैं वो कम हो जाएगी। एज अ विमेन, जो अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के बाद उसके बाद विमेन के पास काफी लंबा टाइम बचेगा करियर में काम करने के लिए। लेकिन अगर बच्चों की संख्या घर में ज्यादा है तो वो विमेन भी क्या करेंगी, ज्यादा टाइम उनको घर में देना पड़ेगा, क्योंकि समाज ऐसा है कि पुरुष घर पे टाइम नहीं देते, तो विमेन को ज्यादा टाइम अटेन कर देना पड़ेगा घर पे, एंड जो बाहर वो काम कर रही हैं वो भी कम करेंगी। तो इस प्रकार से यदि हर चाइल्ड बर्थ सेफ है, हर चाइल्ड बर्थ वांटेड है, तो विमेन भी अपना फुल डेमोग्राफिक पोटेंशियल अटेन करेंगी, वो बच्चे का भी देख रेख अच्छा होगा तो वो भी अपना कंप्लीट पोटेंशियल अटेन करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमने जैसा कहा बॉडीली ऑटोनॉमी क्या है, आपको इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो बॉडीली इंटीग्रिटी का कहने का मतलब है, बॉडीली ऑटोनॉमी या बॉडीली इंटीग्रिटी, कि हर ह्यूमन बीइंग चाहे बच्चा हो या बड़ा हो उसको ऑटोनॉमी है, उसको अधिकार है अपने शरीर पर, वो किसी भी प्रकार का अनकंसेंटेड यानी जबरदस्ती किया हुआ फिजिकल इंट्रूजन उसके शरीर पे वो अलाउ ना करे। और ये हो रही है तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। अलग अलग प्रकार के आप देखोगे बॉडीली ऑटोनॉमी को कर्टेल की जाती है, फिर वो चाहे टॉर्चर के थ्रू हो प्रिजन्स में, या फिर काफी जगह टॉर्चर्स की प्रक्रिया होती है तो टॉर्चर्स के थ्रू क्या हो रही है, बॉडीली ऑटोनॉमी को वायलेट किया जा रहा है, या फिर चाइल्ड मैरिज के थ्रू। तो जो ब्राइड है, जो ग्रूम है, जो बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि इनको जबरदस्ती शादी करवा दी जा रही है तो अनकंसेंटेड फिजिकल इंट्रूजन हो रहा है इनके शरीर पे, एंड कहीं ना कहीं सेक्सुअल वायलेशंस भी हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, एक प्रकार से अगेन बॉडीली ऑटोनॉमी का वायलेशन है। या फिर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जा रही है, ये क्या है, काफी कम्युनिटीज हैं जो प्रैक्टिस करते हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ये भी क्या है, एक छोटे से बच्चे के साथ उसकी बॉडीली ऑटोनॉमी की वायलेशन होती है। या फिर इस रिपोर्ट ने काफी प्रैक्टिसेस की बात की है जिनमें से निकाह हलाला आपको मालूम होगा, वो एक तरीके से बॉडीली ऑटोनॉमी की वायलेशन है, क्योंकि रिपोर्ट का कहना है कि कुछ वैसी ही प्रैक्टिसेस अफ्रीका में कई सोसाइटीज में भी कई कंट्रीज में करी जा रही है, जिनमें सोल क्लींजिंग की बात की है, तो निकाह हलाला की ही बात हो रही है। जब बस फर्क इतना है कि उसमें डिवोर्स नहीं, उसमें विडो होने के बाद, विधवा होने के बाद दूसरी शादी करनी होती है, तो निकाह हलाला जैसा प्रैक्टिस फॉलो करना पड़ता है। और उस केस में कई बार एड्स जैसी बीमारियां भी फैल रही हैं, तो जबरदस्ती उसमें भी अनकंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो अ वायलेशन ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी। तो लाइकवाइज अगर बॉडीली इंटीग्रिटी की बात हो रही है विमेन की, तो जरूरी है विमेन को ये सारे राइट्स हो, रिप्रोडक्टिव राइट्स हो, सेक्सुअल राइट्स हो, मेंस्ट्रुअल राइट्स हो, तो ही जाके कहीं ना कहीं वो विमेन की बॉडीली ऑटोनॉमी मेंटेन होगी। तो दोस्तों आइए कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। तो ये रिपोर्ट क्या क्या आइडेंटिफाई करती है, इन स्टैटिस्टिक्स को इन चार्ट्स के थ्रू देखेंगे तो सब कुछ इजीली समझ आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो सवाल उठता है बॉडीली ऑटोनॉमी नापोगे कैसे। तो अलग अलग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है बॉडीली ऑटोनॉमी नापने के लिए। तो उनमें से 3 इंडिकेटर की स्टैटिस्टिक्स ली गई है, तो आइए उनको देखते हैं। तो पहला है कि घर में विमेन के हेल्थ केयर के बारे में कौन डिसीजन लेता है।
ये डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है? विमेन खुद हैं, उसके पति हैं, या दोनों मिलके करते हैं? दूसरा है कि कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है या नहीं करना है, ये फैसला किसका है? या फिर तीसरा, क्या विमेन को यह अधिकार है कि वो अपने पति या अपने पार्टनर को अनकंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स से रोक सके? तो ये तीनों के अनुसार उन्होंने दुनिया को अलग अलग लोकेशंस में आइडेंटिफाई किया और कहा वर्ल्ड ओवर सिर्फ 55% विमेन एंड महिलाओं एंड बच्चियों को अधिकार है कि वो तीनों डायमेंशंस में अपना फैसला खुद ले सकें। यानी कि तीनों डायमेंशंस में कि वो फैसला भी ले रहे हैं कि हेल्थ केयर कैसी चाहिए, वही विमेन खुद फैसला ले रही हैं कॉन्ट्रासेप्शन कैसा चाहिए, कब चाहिए, एंड तीसरा वो हस्बैंड को ना भी कह सकती हैं। तो सिर्फ 55% ग्लोबली विमेन को यह अधिकार है। अगर आप देखें वर्स्ट परफॉर्मिंग रीजन्स में, तो उसमें से आता है एक सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया, जिसमें सिर्फ 43% विमेन को अधिकार है। वेस्ट अफ्रीका देखें तो 38% एंड मिडिल अफ्रीका देखें तो 36%। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपके सामने हैं। तो बस इतना ही याद रखिएगा, 55% ऑफ विमेन ग्लोबली एंड अराउंड 40% इन साउथ एशिया, इतनी ही विमेन को अधिकार है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात की जा रही है, तो फुल एंड इक्वल एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शंस लीगली, तो सिर्फ 75% 75% कंट्रीज हैं जो कि लीगली फुल एंड इक्वल एक्सेस टू ऑल विमेन कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं। बाकी 25% कंट्रीज में कोई ऐसी लॉ है जो कॉन्ट्रासेप्शन को विमेन तक पहुंचने में रुकावट बनती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंट्रीज में लॉ है जिसके अनुसार कॉन्ट्रासेप्शन यदि खरीदना है तो आपको किसी या तो अपने पति या अपने माता पिता का परमिशन लेके आना पड़ेगा। तो क्या है? बॉडीली ऑटोनॉमी रोकी जा रही है। तो इस प्रकार के कई लॉज हैं, 25% कंट्रीज में है। कुछ एज का भी लॉ है, कहीं पे बार है, तो कहीं पे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन चाहिए, चाहे माता पिता का हो चाहे पति का हो। तो इस प्रकार के 25% कंट्रीज हैं। इसके सिवा आप देखें तो बॉडीली ऑटोनॉमी की ग्रॉस वायलेशन हो रही है कुछ कंट्रीज में। तो आप देखें तो 20 देश ऐसे हैं जिनके यहां लॉ हैं, मैरी योर रेपिस्ट लॉ, ये लॉ कहते हैं, इस रिपोर्ट में ही पब्लिश है। तो ये लॉ हुई जिसके अनुसार यदि कोई रेपिस्ट अपने विक्टिम से ही शादी कर ले तो उसको सजा नहीं होगी, उसकी गुनाह माफ हो जाती है। फिर आप अगर देखें तो 43 कंट्रीज में कोई लॉ नहीं है अगेंस्ट मैरिटल रेप एंड 30 कंट्रीज ऐसे हैं जो विमेन के राइट टू मूवमेंट को कर्टेल करते हैं। तो विमेन के पास राइट टू फ्रीली मूव नहीं है इन 30 देशों में। नेक्स्ट देखें दोस्तों, तो यहां पे यदि आप देखें तो इस रिपोर्ट ने एक फाइंडिंग पब्लिश की है कि यदि आप लीगल राइट्स की बात करें तो विमेन सिर्फ और सिर्फ 75% ऑफ ऑल दी लीगल राइट्स एंजॉय कर पाती हैं। यानी कि जो मेन एंजॉय करते हैं उसका बस 3/4 लीगल राइट्स ही विमेन के पास हैं। तो मेन के पास कुछ 25% एक्स्ट्रा राइट्स हैं एंजॉय करने के लिए। भले कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी, इक्विटी सारी बातें होती हैं इन देशों की, लेकिन जब जमीन पे ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन की बात होती है तो 25% लॉज बस मेन तक ही सीमित हैं, विमेन तक नहीं पहुंच रहे। वैसे ही उन्होंने कहा है कि जो कोविड का काल था उसमें बॉडीली ऑटोनॉमी की वायलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो जब लॉकडाउन लगा था और उसके बाद से इतने सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो कई एनजीओ थे, कई ऐसे इंस्टीट्यूट थे जो कि विमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रही है उसके अगेंस्ट काम करते थे। तो कोविड के दौर में 12% ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो इस फील्ड में थे, बस एशिया पैसिफिक में उन्होंने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। और 71% ऑपरेशनल तो हैं लेकिन आधा अधूरा, पार्शियल ऑपरेशनल है, यानी ढंग से काम नहीं कर रहे। तो इन शॉर्ट कहना चाह रहे हैं कोविड के दौरान में बॉडीली ऑटोनॉमी की वायलेशन बढ़ी है, बॉडीली ऑटोनॉमी की वायलेशन बढ़ी है, या फिर बॉडीली ऑटोनॉमी या बॉडीली इंटीग्रिटी कम हुई है, यही कहना चाह रहे हैं। फाइनली कुछ इंडिया सेंट्रिक बातें भी हैं उसमें। तो बस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश कर दिए हैं उसने। तो उसका कहना है कि अगर आप देखें तो मैरिड वुमेन, कितनी परसेंट मैरिड वुमेन अपनी हेल्थ केयर की डिसीजन इंडिपेंडेंटली इंडिया में ले रही हैं, तो उसका कहना है बस 12%। 63% वुमेन यदि आप देखें
तो वो डिसीजन अपने हेल्थ केयर का, सेक्सुअल हेल्थ एंड सेक्सुअल वेलबींग के हेल्थ की फैसला अपने पति के साथ बैठ के जॉइंटली लेती हैं। और 23% में तो बस पति ही फैसला लेते हैं और पत्नी क्या करती है, उसको जो बोलते हैं पति वो चुपचाप मान लेती हैं, भले उनकी सेहत की बात हो रही है, उनकी हेल्थ केयर की बात हो रही है। कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो सिर्फ 8% मैरिड वुमेन कॉन्ट्रासेप्शन कैसा लेना है, कौन सा प्रकार का लेना है, इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेती हैं। 83% जॉइंटली पति के साथ फैसला लेती हैं जॉइंटली, और 47% वुमेन को कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते टाइम साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं उस कॉन्ट्रासेप्शन का, वो इंफॉर्मेशन दी जाती है। और 54% वुमेन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है कि बाकी कितने प्रकार के कॉन्ट्रासेप्शन अवेलेबल हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्शन, क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं, और कौन कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव बास्केट में क्या क्या अवेलेबल है, वो सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो ये कुछ इंडियन सिनेरियो है। तो दोस्तों इसके साथ ये क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। तो GS2 सोशल इश्यूज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थी एंड आपको बता दिया गया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। जब भी अनअकैडमी पर आए यूज दी कोड KC10, इससे आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और गाइडेंस सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SN, ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करेगी। इसके सिवा दोस्तों पाथ फाइंडर टेस्ट सीरीज भी चल रही है मंडे टू सैटरडे, इसका जरूर पार्ट बने, KC10 कोड से उसे अनलॉक करें। दोस्तों अनअकैडमी में अगर आप देखें तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स भी हैं हमारे पास, और साथ साथ इस वक्त अल्टीमेट सरप्राइज भी चल रही है जिसमें 20 बुक्स 28 अप्रैल तक यदि आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन ले तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। इसके सिवा दोस्तों मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रही है जिसके तहत यदि आप अप्रैल 28 तक सब्सक्रिप्शन ले तो 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपकी प्रीलिम्स 2022 तक वैलिड होगी, 2 साल की सब्सक्रिप्शन प्रीलिम्स 2023 तक वैलिड होगी। एंड दोस्तों प्लस एंड आइकनिक दोनों कोर्सेज हैं, KC10 कोड का इस्तेमाल करें एंड आपको 10% ऑफ भी मिलेगी। लाइकवाइज ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन में भी KC10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड GS एंड ऑप्शनल कॉम्बो में भी आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चेज UPSC ड्रीम है जिसमें लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 0 प्रोसेसिंग फीस है, 0% इंटरेस्ट रेट है, 2 घंटे में अप्रूवल है एंड फ्री टेस्ट सीरीज भी है। राइज वर्ल्ड अफेयर्स अनअकैडमी पाथफाइंडर इसका हिस्सा बने और 21 अप्रैल से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो यदि आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करने का सोच रहे हैं तो यही वक्त मोस्ट एप्ट टाइम है। एंड अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे होती है तो इसका हिस्सा जरूर बने। So thank you so much for joining. Have a great day.